हेलो माय डियर बडीज, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडे एंड उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर करा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रण, और उसमें उन्होंने बताया था कि हाउ ही स्पेंट हिज डेज इन जेमिनी स्टूडियोज। एंड अब हम लोग बात करेंगे आज के सेशन के बारे में, जो कि है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट लेसन। और आयरनी की बात यह है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का नाम द लास्ट लेसन है एनसीईआरटी में। खैर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर एंड होमवर्क हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे समझ जाना कि चैप्टर क्या थीम रखता है। चैप्टर में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आप एक नेशन में रह रहे हो। उस नेशन में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है, से हिंदी बोली जाती है। एंड आपके नेशन में डेमोक्रेसी नहीं है, आपके नेशन में मोनार्की चलती है, मतलब कि आपके नेशन में राजा वो चलता है, राजा राज चलता है। ठीक है, जो भी बोलते हैं यार, ठीक है। तो ना आपको बोला जाता है कि आप अब हिंदी नहीं बोल सकते, अब आपको इसी लैंग्वेज में बात करना है, यही लैंग्वेज पढ़नी और यही लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाएगी स्कूल में। तो व्हाट यू विल डू, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ना, कि आप एकदम से हिंदी बोल रहे थे और फिर आपको बोल दिया गया कि नाउ यू हैव टू स्पीक दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, यू कैन नॉट स्पीक द प्रीवियस लैंग्वेज। और कैसे होगा कि एकदम से आपको अपनी लैंग्वेज मदर टंग छोड़नी पड़ जाए मतलब एकदम छोड़नी पड़ जाए। तो कैसे आप फील करोगे? जैसे आज आपसे बोल दिया जाए हिंदी अब इस नेशन से चले गई है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बट चले गई, और आपको बोला है कि अब आपको बोलनी है जर्मन। तो आप कैसे कैसे फील करोगे कि क्या हिंदी बोल भी नहीं सकते, हिंदी में पढ़ भी नहीं सकते, जर्मन में एक दिन में कैसे बात करेंगे? यही रिएक्शन होगा ना। सेम चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा, जिस दिन से पहले हम लोग अल्फोंस डॉडे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल्फोंस डॉडे जो थे वो 1840 में बॉर्न हुए थे, 1897 में ही डाइड। वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, फ्रेंच में नॉवेल्स लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ फ्रैंको प्रुशियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन है ये तब लिखा गया, मतलब ये लास्ट लेसन जो है ये दिखा रहा है उस टाइम को जब फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुई थी, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया, जिसमें प्रुशिया को फ्रांस ने हरा दिया था। नहीं, हाँ, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया, मतलब कि प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। यस, प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था, लेड बाय बिस्मार्क। और ये जो पूरी वॉर करी गई थी, किसने करी थी? बिस्मार्क नाम के इंसान ने करी थी। प्रुशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रुशिया में अभी कौन से नेशंस आते हैं? जर्मनी, पोलैंड आते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं, कुछ पार्ट्स। इन दिस स्टोरी ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, इस स्टोरी में अल्सेज एंड लॉरेन जो है वो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट है, हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स। ये लोग प्रुशियन हैंड्स में चले गए क्योंकि प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। तो अब प्रुशिया कब्जा कर लेता है अल्सेज एंड लॉरेन, फ्रेंच जो डिस्ट्रिक्ट है उन पे। एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इसकी वजह से जब प्रुशिया आ जाता है तो वो कहता है कि अब आप फ्रेंच नहीं बोल सकते, अब आपको बोलनी है तो क्या? जर्मनी। तो नाउ क्या होता है इम्पैक्ट उसका लोगों पर, देखते हैं। The last lesson by Alphonse Daudet. I started for school very late that morning and was in great especially dread of a scolding. मैं उस दिन बहुत लेट स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ था एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मैं बहुत ज़्यादा फियर में था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऑफ स्कोल्डिंग, किससे? डांट से, क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट तैयार हुआ था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और मुझे एक और चीज़ का डर था, एक तो मैं लेट हो चुका हूँ और दूसरी चीज़ ये कि मुझे एम हेमल ने होमवर्क दिया था कि वो मुझसे पूछेंगे दूसरे दिन, आज के दिन क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल पे। जैसे कि आपके इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वैसे ही फ्रेंच में भी पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, फ्रेंच प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हर लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स होते हैं ना, जैसे हिंदी में भी पार्टिसिपल्स होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान, ये जो भी होता है।
तो हेमल मुझसे पूछने वाले थे पार्टिसिपल के रूल के बारे में आज, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके पहले वर्ड के बारे में भी नहीं पता था। तो एक तो मैं लेट हो चुका था और दूसरा मैंने होमवर्क नहीं करा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा आई वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब कि मैं डरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल बंक कर लेता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं पूरा दिन अपना घर के बाहर आउट ऑफ डोर्स मतलब कि आउटसाइड इन दी ओपन बिताता हूँ। आई वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, जो दिन था वो बहुत ही वार्म था। वॉट अ सनी डे, वॉट अ वार्म डे, सो ब्राइट, इतना ब्राइट, बहुत अच्छी रोशनी थी उस दिन, बहुत सन। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एंड जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी फॉरेस्ट के किसी कॉर्नर से, वुड्स के किसी कॉर्नर से, मतलब वुड होती है लकड़ी और वुड्स होता है फॉरेस्ट, एस जुड़ जाने से उसका मतलब हो जाता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के किसी कॉर्नर से चिड़िया चहचहा रही थी, एंड इन दी ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉ मील, और एक ओपन फील्ड में बैक ऑफ सॉमिल वो जगह होती है वेयर ट्रीज आर कट अप इनटू पीसेस विथ मशीन, जहाँ पे ट्रीज को मशीन से कट करके लकड़ियाँ रखी जाती है फर्नीचर के लिए। द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहीं पे उसी के पास प्रुशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब मार्च कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। भाई ये सारे नज़ारे मेरे लिए ज़्यादा टेम्पटिंग थे, चिड़िया का चहचहाना देखना, सनी डे, वो प्रुशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखना, ये ज़्यादा मेरे लिए मज़ेदार था। मतलब बोलते ना, मम्मी हिंदी में बोलती थी बचपन में कि इसको पढ़ाई करनी नहीं होती, मक्कारी करनी होती है, इसको ना इधर उधर की चीज़ें अच्छी याद आ जाती है जब इसे पढ़ाई की बात करो। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही थी कि यार वो पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा टेम्पटिंग जो थी वो ये चीज़ें लग रही थी मुझे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट मेरे अंदर एक ताकत आती कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी सारी टेम्पटेशन, सारा लालच जो है वो रेजिस्ट करूँ, रोकूँ, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए भाग पड़ता हूँ। हरीड ऑफ मतलब कि स्कूल के लिए भागता हूँ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जब भी 2 सालों से जब भी कोई बैड न्यूज़, बुरी खबर हमारे नेशन की आती है तो वो बुलेटिन बोर्ड पे उधर टाउन हॉल के पास लगा दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी क्राउड है तो यार आज क्या बुरी न्यूज़ आई हुई है। द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट, भाई हम अगर कोई बैटल हारे तो वो बुलेटिन बोर्ड पे लग जाता है, ड्राफ्ट्स वो बुलेटिन बोर्ड पे लग जाते हैं, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ऑर्डर्स कमांडिंग ऑफिसर के वो बुलेटिन बोर्ड पे लग जाते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप में ही ये चीज़ सोची, आई थॉट टू माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप से ही चीज़ सोची, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या मैटर हुआ है कि बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ लगी हुई है भाई साहब, कि कुछ तो न्यूज़ आज भी आई है। Then, as I hurried by as fast as I could, और फिर मैं भगता गया, जितनी फास्ट मुझसे होता गया मैं उतनी जल्दी भगता गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तो वहां पे एक ब्लैक स्मिथ बैठा था। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? जो लोहार होते हैं ना, उन्हें इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो ब्लैक स्मिथ था और एक वॉचर भी था। वॉचर मतलब ऐसे ही उसका एक नाम होगा, वॉचर। एक ब्लैक स्मिथ था और एक वॉचर था, वो वहां पे था। अच्छा, वॉचर कौन होते हैं? ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, तो वहाँ पे ब्लैकस्मिथ था, वो वॉचर था, एज इन कि अब यहाँ पे एक दो तरह की चीज़ हो सकती है कि एक और इंसान था, या फिर वो ब्लैकस्मिथ भी वहाँ, अब इसका मतलब है कि ब्लैकस्मिथ भी बुलेटिन बोर्ड पे। अच्छा, मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि ना कभी कभी चैप्टर्स जब लिखे जाते हैं तो चैप्टर्स पढ़ने का हर एक इंसान का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है? तो आपका क्या इंटरप्रिटेशन रहता है? तो जो भी मेरे साइड से मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो दो हो सकते हैं, वॉचर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसके साथ एक इंसान खड़ा था जो वॉचर था, और ये भी हो सकता है कि वो खुद एक वॉचर था जो बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज़ देख रहा था। तो ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, मतलब कि अपने ट्रेनी के साथ खड़ा था। अप्रेंटिस वो होते हैं जो किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो ब्लैकस्मिथ के अंडर जो ट्रेनिंग ले रहा था वो अप्रेंटिस उसे कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे अंडर एक इंटर्नशिप करने लड़की आई है और वो इंटर्नशिप करना चाह रही है मेरे साथ, टीचर बनना चाह रही है, तो वो मेरी अप्रेंटिस हुई, ठीक है? रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और
वो बुलेटिन रीड कर रहा था वो ब्लैकस्मिथ, और वो मुझे बुलाता है, कॉल्ड आफ्टर मी मतलब कि मुझे बुलाता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो ब्लैकस्मिथ पीछे से चिल्ला के कहता है, बुला के, कि इतनी जल्दी मत जाओ बब, बब मतलब बॉय, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास काफी टाइम है, अभी इतनी जल्दी मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन, एम हैमिल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और जैसे तैसे मैं अपना स्कूल पहुंचता हूँ। एम हैमिल्स लिटिल गार्डन मतलब कि एम हैमिल का जो स्कूल है, जो हमारे टीचर है उनका स्कूल है, उसके बाहर का जो एरिया है लिटिल गार्डन, वहां पे मैं पहुंचता हूँ ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब हांफते हांफते, इतना भाग के जा रहा था कि मैं हांफते हांफते वहां पे पहुंचता हूँ। यूजली वेन स्कूल बिगेन, अब यार इस दिन मुझे बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा था, मुझे ऐसा लगा छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि जब भी स्कूल स्टार्ट होता था, यूजुअली जब भी स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत सारी बसल स्कूल में होती थी। बसल मतलब कि लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कि बसल मतलब कि कोई डेस्क बजा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, तो इसे कहते हैं ना बसल, मतलब सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो देयर वाज ग्रेट बसल। ओके डोंट गो ऑन माय ओसीडी बिकॉज आई हैव ओसीडी एंड आई ऑलवेज सैनिटाइज माय हैंड व्हेनेवर आई नीड। आपने देखा होगा, मेरी क्लासेस में भी देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ अपने हैंड्स में करती रहती हूँ। और ये प्रॉब्लम ना मुझे कोरोना के बाद से आई है, आई थिंक, आई डोंट नो, बट हाँ मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम है यार, आई डोंट नो। मैं ना हाथों को जब तक सैनिटाइज नहीं करूँ, जब मेरा मन करे, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं ऐसी किसके साथ और प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे बताना। बहुत बहुत अजीब प्रॉब्लम, आई नो दैट, बट यस ये है। सैनिटाइजर भी अपने साथ रखती हूँ मैं, है। चलिए, तो क्या होता है कि यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ज़्यादा बसल होती थी, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे होते थे, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी आवाज़ें ना स्ट्रीट तक आती थी, मतलब कि जिसकी आवाज़ स्ट्रीट तक आती थी, रोड तक पहुंचती थी, इतनी आवाज़ें आ रही होती थी उस बसल की, कि कोई बात कर रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, टीचर स्टिक वो कर रहा है, बताएंगे कौन सी बसल। जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि डेस्क खुल रहा है, बंद हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं, यूनिसन मतलब कि साथ में, इन वन वॉइस टुगेदर, ठीक है, कोरस में बच्चे लेसन्स को रिपीट करें, वो आवाज़ें वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ें, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमको अपने हैंड्स को ईयर्स पे रखना पड़ता था ताकि हम ये समझ पाए कि टीचर क्या बोल रहे हैं, इतनी स्कूल से आवाज़ आ रही होती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और सबसे ज़्यादा आवाज़ आती थी टीचर का जो रूलर होता है, जो स्केल होता है ना जिससे मारता है टीचर, वो रैप कर रहा है, मतलब कि स्ट्राइक कर रहा है टेबल पे, ऐसे पटक रहा है, रैप कर रहा है मतलब पटक रहा है टेबल पे, ये सारी आवाज़ें आ रही होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट आज मैं जब गार्डन पहुंचा तो कोई आवाज़ नहीं थी, सब कुछ एकदम स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, अरे भाई मैं सोच रहा था कि मैं इस कमोशन में, कमोशन का मतलब क्या होता है, लाउड नॉइसेस, जितनी भी कमोशन हो रही है लाउड नॉइसेस में बच के निकल जाऊंगा, मतलब आई काउंटेड ऑन, मतलब कि मैं डिपेंड कर रहा था, आई डिपेंडेंट ऑन दिस कमोशन, कि भाई वैसे ही स्कूल में बहुत आवाज़ें होती है, तो इतना कियोस होता है, इतना कमोशन होता है कि हम सारे बच्चों को तो एक साथ नहीं देखेंगे, तो मैं चुपके से ऐसे उन आवाज़ों के बीच में और उस मस्ती के बीच में निकल जाऊंगा और एमएल को पता ही नहीं चलेगा कि मैं लेट हो गया हूँ। बट आज तो सब कुछ साइलेंट था। कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ताकि मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊँ बिना मुझे कोई देखे, मतलब एमएल मुझे नहीं देखे और मैं पहुंच जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ। Of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. उस दिन सब कुछ एकदम साइलेंट था, जैसे कि संडे मॉर्निंग वाले दिन होता है जब बच्चे स्कूल ही नहीं आते। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, बट विंडो से देख रहा था तो मुझे मेरे क्लासमेट्स तो दिख रहे थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपनी प्लेसेस पे ही बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल जो थे वो वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन, मतलब कि रूलर जो था वो उनके आर्म्स के अंडर था, और वो अप एंड डाउन मतलब कि इधर से उधर उधर से इधर वॉक कर रहे थे क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब I had to open the door and go in before everybody.
अब मुझे डोर खोल के क्लास में घुसना था सभी लोगों के सामने। पहले मुझे लगा कि इतनी मस्ती होगी, इतना क्योस होगा, एम उधर पे होमवर्क चेक कर रहे होंगे, तो मैं एकदम चुपके से उस, आई काउंटेड ऑन दैट कमोशन, मैं उस चुपके से उधर चला जाऊंगा। बट अभी तो सारे बच्चों का ध्यान एम पे है और एम का ध्यान एकदम सटीक बच्चों पे है। तो जैसे ही मैं डोर खोलूंगा तो सबका ध्यान मेरे पे आएगा और एम का भी ध्यान मेरे पे आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही अब दिक्कत हो गई। अब आप सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लश, मैं कितना अशेम, कितना शर्मदायक फील कर रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था कि अब तो मैं गया आज। बट नथिंग हैपेंड, बट उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। माई एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और मुझे देख के कहते बहुत ही प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपनी प्लेस पे जाके जल्दी से बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस, लिटिल फ्रांस, तो इस बच्चे का नाम क्या है? फ्रांस। वी वो बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से अपने बेंच पे जाके बैठ जाता हूँ और अपने डेस्क पे बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, मतलब कि बस मैं अपने डर से बाहर निकल ही पाया था। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, मैं थोड़ा सा अपने डर से बस निकल ही पाया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मैंने एकदम से नोटिस करा कि हमारे टीचर एम हेमल ने ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, हिज फ्रिल शर्ट, और उनकी जो शर्ट है वो फ्रिल्ड है, डिजाइनर शर्ट पहन रखी है, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क कैप भी डाल रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी एम्ब्रॉयडरी बनी है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट एन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और ये वाली जो ड्रेस है हम हेमल कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ एनुअल डेज या फिर इंस्पेक्शन डेज, जब बहुत बड़ा इवेंट होता था स्कूल में, या फिर प्राइज डेज होते थे, कोई इवेंट होता था या एनुअल डे होता था, तभी एम हेमल पहनते थे। आज उन्होंने इतने अच्छे कपड़े क्यों डाल रखे हैं? बिसाइड्स, और इसके अलावा, मतलब कि इन एडिशन टू, इसके अलावा, इससे और मतलब इसके अलावा मतलब इससे एडिशन, बिसाइड्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैंगो बिसाइड्स एप्पल्स, तो मेरे पास एप्पल्स के सिवाय मैंगो भी है, बिसाइड्स उसके लिए भी यूज होता है। द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, उस दिन जो स्कूल था वो एकदम स्ट्रेंज दिख रहा था, वियर्ड दिख रहा था, और सोलेम मतलब सब लोग फॉर्मल वे में बैठे हुए थे और सब लोग काफी ज्यादा शांत बैठे हुए थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, बट एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर दिया उस दिन क्लास में, वो पता है क्या है? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमारे स्कूल की क्लास की बैक बेंचेस होती थी ना, वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, बट उस दिन खाली नहीं थी। उस दिन गांव के जो लोग थे, गांव के वासी थे, वो उस बेंच पे बैठे हुए थे एकदम क्वाइटली। कौन कौन बैठा था? ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने भी एक 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी। ओल्ड मतलब बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ था, उसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुका है वो बैठा था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुका है वो बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे भी उसके पास बैठे हुए थे। तो भाई यार ये गांव वाले आज हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? तो ये मेरे को बड़ा वो लग रहा था कि यार ये अजीब अजीब चीज़ें, एक तो आज कोई बात नहीं कर रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, एम हेमल ने नए कपड़े पहन रखे हैं, गांव वाले भी ऐसे आए हुए हैं क्लास में, जो कि बेंच खाली रहती थी आज वो गांव वालों से भरी हुई है। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग बड़े उदास दिख रहे हैं। एंड हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर भी लेकर आया है। प्राइमर क्या होती है? प्राइमरी क्लास की जो बुक्स होती है ना, ABCD होती है, ठीक है, क ख ग घ होता है, तो वो ओल्ड प्राइमर लेकर आया, अपने बचपन की फ्रेंच की कोई प्राइमर लेकर आया जिसमें फ्रेंच में ABCD लिखा होगा, फ्रेंच अल्फाबेट लिखे होंगे, ठीक है। थम्ड एट दी एजेस, जो कि फटी हुई है एजेस से, कोनों से। थम्ड एट दी एजेस मतलब कि फटी हुई है, खराब हो गई है कोनों से, क्योंकि वो जब छोटा होगा तब की उसकी बुक है, तो कितनी पुरानी बुक होगी। एंड ही हेल्प्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने
उसे पकड़ के रखा है, अपनी नीज पे रख रखा है और पकड़ के रखा है उसको खोल के, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे वो पेजेस पे लाई कर रहे हैं, मतलब रखे हुए हैं, ठीक है। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, माउंटेड हिज चेयर मतलब कि वो अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव, और एकदम सैड एंड जेंटल टोन में, बहुत दुख भरी ग्रेव वाली टोन, सैड टोन और जेंटल टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, सेड, वो मेरे को कहते हैं एकदम से, माई चिल्ड्रन, मतलब जो उनने मेरे को यूज करी थी, जो टोन उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में यूज करी थी बहुत काइंडली कि जाके अपनी उस पर बैठ जाओ, मैं शॉक हो गया कि भाई इनने मुझे डांटा नहीं कि मैं लेट हो गया, और उन्होंने मेरे से होमवर्क भी नहीं पूछा। तो वो कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। तो एम हेमल कहते हैं, बच्चों ये हमारा और मेरा लास्ट लेसन है आप लोगों के लिए जो मैं आज देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, भाई बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, कि सिर्फ अल्सेज और लॉरेन के स्कूल में, अल्सेज और लॉरेन के स्कूल में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन से ऑर्डर आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से तुम्हारा नया मास्टर आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है बच्चों। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, प्लीज आज की क्लास को ध्यान से सुनना। What a thunderclap these words were to me. अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स एम हेमल ने यूज करे थे, ये एकदम बिजली की तरह तड़के और कड़के मेरे दिमाग में कि ये क्या हो गया। मतलब मैं अपनी मातृभाषा नेशनल लैंग्वेज को अब कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा, विल नेवर बी एबल टू लर्न इट, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है। Oh, the wretches, oh, the cruel God. That was what they had put up at the town hall. अब मुझे समझ में आया कि वो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि न्यूज़ आ रखी थी, ये बैड न्यूज़ आ रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, बट क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो फ्रेंच लिखना भी नहीं आता अभी तक। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगा फ्रेंच। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन्स। अरे यार, मैंने आज तक फ्रेंच पे कभी ध्यान नहीं दिया, और अब मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने कितना लाइटली लिया अपने लैंग्वेज को। एंड फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं पढ़ाई करने की बजाय, फ्रेंच पढ़ने की बजाय मैं कहाँ चला जाता था, बर्ड्स सीख करने, बर्ड्स को देखने चला जाता था, या फिर स्लाइडिंग ऑन द सार, सार रिवर पे स्लाइडिंग करने चला जाता था। स्लाइडिंग करना मतलब कि तैरना बोल सकते हैं, जो भी, सार रिवर है एक। ओके, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस। अब यहाँ पे वो कहता है जो मेरी बुक्स हैं वो, दैट सीम सच अ नोइसेंस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरे को बहुत ट्रबल क्रिएट करने, परेशानी देने वाली चीज़ लगती थी। नोइसेंस का मतलब होता है कि जो परेशानी देने वाली चीज़ हो। अ वाइल अगो, जो मुझे पहले वो बुक्स नोइसेंस लगती थी, परेशानी देने वाली लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और जो हिस्ट्री ऑफ द सेंस बुक है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स ही बन के रह जाएंगी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन पे मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं उन्हें नहीं जाने दे सकता। एंड एम हेमल, और एम हेमल भी यार, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि यार वो जाने वाले कल से और एक नया टीचर आने वाला है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं एम हेमल को कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो सब चीज़ें
ये सोच के मैं सब चीज़ें भूल गया कि वो कितना रूलर से मारते थे, कितने स्ट्रिक्ट थे और कितने क्रैंकी हो जाते थे, मतलब कि कभी कभी क्रैंकी मतलब कि चिड़चिड़े हो जाते थे कभी कभी जब उनको चिड़चिड़ होती थी, और वो कितना बैड बिहेव करते थे मेरे साथ। वो सब मैं भूल गया जब मैंने सुना कि एम हेमल भी कल से जाने वाले हैं, आई विल मिस एम हेमल टू। पुअर मैन, अरे यार, it was in honor of his this last lesson that he had put on his fine Sunday. Okay, अब समझ में आया, ये लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने ये कपड़े पहन रखे हैं जो कि वो संडे क्लोथ्स या फिर एनुअल फंक्शन के टाइम पे ही पहनते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आता है कि जो ओल्ड विलेजेस हैं वो क्यों हमारे क्लासमेट के साथ बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे, वो भी मुझे अभी समझ में आ रहा है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी अपने स्कूल टाइम पे अपने सब्जेक्ट को इग्नोर करते थे, अपनी लैंग्वेज को इग्नोर करते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और इसलिए आज वो सारे ओल्ड हाउसर, फॉर्म में फॉर्म पोस्ट मास्टर, ये सब इसलिए आए हैं क्योंकि वो हमारे एम हेमल को थैंक यू कह सके उनकी 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए। क्योंकि यार ऐसे टीचर कहाँ मिलेंगे जो 40 साल से एक ही स्कूल में, आप सोचो एम हेमल जो है वो 40 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने कोई स्कूल स्विच नहीं करा। आजकल टीचर्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से तीसरे ऑर्गेनाइजेशन, बट एम हेमल एक ही स्कूल में थे 40 सालों से। एंड फेथफुल सर्विस उन्हें प्रोवाइड करी, उसका थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा करने हमारे साथ जितने भी बोल सकते हैं ओल्ड पर्सन थे जिन्होंने उनसे पढ़ा होगा, वो भी उन्हें थैंक यू करने आए थे एंड सॉरी फील कर रहे थे कि हमने अपने टाइम पे बिल्कुल भी अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और अब उस कंट्री को रिस्पेक्ट देना जो कि कंट्री अब उनकी रही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि अब जर्मनी ने उसे टेक ओवर, प्रुशिया ने उसे टेक ओवर कर लिया है, तो अब यहाँ पे जर्मनी बोली जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो अब जो ये यहाँ के लोग हैं वो इस कंट्री में तो रहेंगे लेकिन वो फ्रेंच नहीं बोल सकते, अब वो जर्मनी बोलेंगे। While I was thinking of all this, जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, I heard my name call, एकदम से मेरा नाम मुझे सुनाई देता है। It was my turn to recite, मेरी बारी थी रिसाइट करने की। रिसाइट करने के मतलब कि दोहराने की। क्या दोहराने की? जो भी बोला जाए या फिर पढ़ के दोहराना, रीड करके दोहराना, रिसाइट करना, रीडिंग की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through were loud and clear without one mistake। अब यहाँ पे I am questioning myself, पूछ रहे हैं what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। वो कह रहे हैं कि भाई क्या मैं ऐसा कर देता या मैंने ऐसा नहीं किया था कि भाई मैं बिना मिस्टेक के ये बोल दूं, मतलब आई वॉज फीलिंग कि मैं बिना गलती करे पूरा बोल दूं ताकि मेरा एक तरह का गिल्ट कम हो जाए कि यार हाँ, नहीं तो मैं और गिल्ट में चला जाऊंगा कि मैं लास्ट लेसन में भी ठीक से पढ़ नहीं पाया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, बट मैं पहले ही वर्ड पे मिक्सअप हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ एंड स्टूड देयर, और वहीं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हार्ट तेज तेज बीट कर रहा है क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज हमारे लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और मैं उसका एक वर्ड भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं इसलिए ऊपर नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं एम हेमल की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता। माई आई हर्ड एम हेमल से टू मी, और उतने में ही एम हेमल मुझे कहते हैं आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही फील करना चाहिए, बैड फील करना चाहिए। सी हाउ इट इज, अब देखो कैसा है, तुम्हें तो आता ही नहीं है, पढ़ना तक नहीं आता, आज लास्ट लेसन है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोज अपने आप को कहते थे बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, आई लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम, वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए, अब कल पढ़ पाएंगे नहीं।
दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ एलसीज, और यही तो प्रॉब्लम है एलसीज के लोगों की। एमएमएल कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है एलसीज के लोगों की। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एलसीज को बोला है कि एलसीज जो है वो कल पे डाल देती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली चीज ना, कि जो एलसीज है वो कल पे पुट्स ऑफ मतलब कल पे पोस्टपोन कर देती है। एलसीज नहीं करती, एलसीज के लोग करते हैं। मतलब कि नाउ दोज फेलोज आउट दे विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो कल तुम्हें जर्मन पढ़ाने वाले हैं वो तुम्हारे पास आएंगे और उनके पास राइट होगा ये बोलने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, हाँ तुम लोग फ्रेंचमैन बनने की कोशिश करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, पर तो तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। तो जो जर्मनी के लोग कल आएंगे और ताना देंगे तुम्हें कि तुम फ्रेंच बोलते हो, फ्रेंच मैन बोलते हो अपने आप को, ना ही तुम ठीक से बोल सकते हो ना ही तुम पढ़ सकते हो, फिर क्या करोगे? बट यू आर नॉट द वर्स्ट। बट लिटिल फ्रांस, तुम बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील ऑफ रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद, हमको सभी लोगों को अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बुरा फील करना चाहिए, हम सबको बुरा फील करना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं रहते थे, घबराते नहीं थे कि तुम सीखो, जाओ फ्रेंच सीखो, और वो प्रेफर करते थे तुम्हें भेजना काम के लिए फार्म और मिल्स पे, सो दैट टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम पैसे कमा के लाके उन्हें दे पाओ। तो तुम्हारे पेरेंट्स गलत है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तुम्हारे लैंग्वेज पे सीखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड मेरी भी गलती है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे को भी ब्लेम करना चाहिए। आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैं भी तो तुम्हें कभी कभार अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और मैं ये बोलता था कि नहीं तुम आज पढ़ाई मत करो, तुम मेरे फूलों को पानी दे दो। तो मैंने भी तुम्हारे लिए और अपने लिए इस लैंग्वेज को लाइटली लिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, उस दिन मैं तुम लोगों की छुट्टी नहीं कर देता था जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था। तो हम सभी लोगों ने हमारे लैंग्वेज को लाइटली लिया है बहुत ज़्यादा। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk to the French language. फिर एक से दूसरी चीज़ पे जो M. Hamel है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते जाते हैं, saying that it was the most beautiful language in the world. M. Hamel कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस पूरे वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एकदम क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल है, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसे हमें हमेशा हमेशा के लिए गार्ड करके रखना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए साथ में रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट। और कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, चाहे जर्मनी कल से सिखाई क्यों ना जाए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को बंधु बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, स्लेव बना लिया जाता है, ठीक है, स्लेव को हिंदी में क्या कहते हैं, नौकर बना लिया जाता है। स्लेव को नौकर नहीं, एक और चीज बोलते हैं यार, गुलाम बना लिया जाता है। जब आपको गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब आप गुलामी कर रहे हो किसी की, ऑब्वियसली बात है ये लोग जर्मन मतलब प्रुशिया की गुलामी करेंगे कल दूसरे दिन से, तो जब आप गुलामी कर रहे हो तो अगर आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हो, अगर आप सभी लोगों को लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन, तो वही आपकी चाबी है आपके प्रिजन की। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी इंसान या किसी भी पिंजरे के गुलाम हो और आप सबको लैंग्वेज पता है अपने नेशन की, तो वो लैंग्वेज आना आपके उस प्रिजन की चाबी है, उस गुलामी से बाहर निकलने की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर उसके बाद एम हैमेल ग्रामर बुक खोलते हैं और एक लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और फ्रांस कहता है कि मैं इतना ज़्यादा अमेज फील कर रहा था कि मेरे को सब समझ में आ रहा था पहली बार। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी, जो भी वो कह रहे थे सब कुछ इतना ईजी लग रहा था, इतना ईजी लग रहा था। ऐसा हो रहा था, होता है ना, ये लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, जब आप बाल नहीं कटवाते हो तो आपको उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन जैसे आप बाल कटवा लेते हो तो उसके बाद आप बोलते हो यार नहीं कटवाने चाहिए थे यार, है ना। अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं, अब मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि
किसी भी चीज़ के मिलने से पहले और उसके जाने के बाद उसकी कदर होती है। तो यहाँ पे वो पहले उसे कभी भी मज़ा नहीं आता था, उसको फ्रेंच पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, पार्टिसिपल का रूल पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, और आज उसको सब समझ में आ रहा है, सब इजी लग रहा है, सब इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, आई थिंक दैट आई नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ही कभी केयरफुली नहीं सुना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और हो सकता है कि एम हेमिल ने भी कभी उतने पेशेंस से समझाने की कोशिश नहीं करी, जो कि हम लोग आज पूरा अपना 100% दे रहे हैं फ्रेंच पढ़ने में। अगर हमने काश यार ऐसी 100% रोज दे दिया होता तो शायद हमको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होती, और हम उन जर्मनी वालों को बता सकते थे कि हम कभी अपनी लैंग्वेज नहीं भूल सकते, बट हमको तो खुद ही नहीं आती है लैंग्वेज। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि एम हेमिल हमें सब कुछ वो सिखा के जाना चाहते, जितना भी उन्हें नॉलेज है जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में वो डाल दें आज के आज ही, बिकॉज कल से तो वो चले जाएंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा लेसन होता है राइटिंग में। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमिल के पास नई कॉपीज थी हमारे लिए, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। और उन कॉपीज में कर्सिव राइटिंग में, राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स जो है फ्रांस की वो फ्लोट कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। इन दी स्कूल रूम, कहाँ पे? स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा है कि डेस्क पे एक रॉड लगी है, उस पे लटके हुए हैं, हंग है एंड लहरा रहे हैं फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। यू ought to have seen how everyone set to work। अब आप देखोगे कि कैसे कॉपीज मिलने के बाद सब लोग अपने काम में लग जाते हैं, सब लोग अपने आप में लग जाते हैं। वो कोई एक दूसरे को नहीं देखता है, कोई मस्ती नहीं करता है, सब सीरियसली पढ़ने लग जाते हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना क्वाइट था उस दिन पूरा स्कूल। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। बस एक ही साउंड की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ थी पेन के चलने की सभी लोगों के पेपर पे, और वही आवाज़ थी। ओके, once some beetles flew in। एक बार में क्या होता है कि कुछ बीटल्स अंदर उड़ के आती है। बीटल्स वो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उड़ के अंदर आते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। बट किसी ने भी उन बीटल्स पर अटेंशन नहीं दी। पहले क्या होता था, जब हम लोग क्लास में बैठे होते थे तो मधुमक्खी आ जाए, बीटल्स आ जाए, तो सब लोग ऐसे हटने लग जाते थे, मस्ती करने लग जाते थे। बट किसी ने भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। मतलब कि छोटे से छोटे बच्चे भी बीटल पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो बीटल्स हमारे ट्रेसिंग मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग का मतलब होता है समथिंग दैट समथिंग, साइन होता है एक तरह का जो निकला है। तो जो बीटल्स होते हैं ना, उनके जो हुक्स होते हैं, मतलब उनका जो चोंच होती है, वो फिश हुक्स होते हैं, उन्हें फिश हुक्स कहा जाता है। तो उनकी परछाई भी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा हाथ निकलेगा, या फिर आप ऐसे राइट से देखोगे तो आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है ना। तो जैसे अगर बच्चों को बीटल्स का ट्रेस, उनके फिश हुक्स ट्रेस होते हुए भी दिख रहे थे, तो भी उनने उस पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि वो बीटल्स भी फ्रेंच थे, और वो भी एक तरह से बाय, आखिरी बाय कहने आए थे। ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। उस दिन छत पर जो पिजन्स थे वो कू कर रहे थे, जो आवाज निकालते, कू बहुत धीरे से आवाज निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप में ऐसा सोचा, फ्रांस कहता है, मैंने अपने आप में ऐसा सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो यहाँ पे फ्रांस सोचता है क्या ये जो जो ये ऑर्डर आया है, और ये जो जर्मनी वाले हम पे ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि हम जर्मनी सीखे, प्रुशिया से हमें जर्मनी सीख मतलब पढ़नी पड़ेगी और फ्रेंच हटाना पड़ेगा, क्या ये लोग पिजन को भी फोर्स करेंगे कि जो वो लोग कू कर रहे हैं वो भी जर्मन में करें? क्या वो पिजन को भी फोर्स करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless। जब जब मैं राइटिंग से ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा एम हेमिल को बैठे हुए हैं, मोशनलेस, विदाउट एनी मोशन, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे उनकी चेयर पे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। मतलब कि पहले
और गेस करना मतलब कि स्टर करना, देखते ही रहना एक टक। तो पहले एक चीज पे पूरा गेस कर रहे हैं पूरा, एंड देन जस्ट देन अनदर, फिर दूसरी चीज पे एकदम पूरा स्टर करे, एकदम देख रहे हैं, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि एम हेमल सारी चीजें अपने दिमाग में एकदम कैप्चर कर लेना चाह रहे हैं, जैसे कि कैमरा कर लेता है मेमोरी के तौर पे जो जो भी उस स्कूल रूम में रखा है, क्योंकि अब वो कभी भी स्कूल में वापस नहीं आ पाएंगे जिस स्कूल में वो 40 साल से काम कर रहे थे। फैंसी, फैंसी कितनी बढ़िया बात है, कितनी फैंसी बात है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो इसी प्लेस पे है, सेम प्लेस पे है, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जिसमें विंडो के बाहर जो गार्डन बना है, एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो क्लास है उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, वो एकदम सेम है। 40 साल से बदला होगा तो बहुत सारी चीजें बदली होंगी, बस बच्चे बदले होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। गार्डन और जो क्लास उनके सामने है, जो डेस्क लगी है, वो सब कुछ सेम है। 40 साल से एक ही जगह पे है वो। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ डेस्क है जो आपकी, जिस पे आप बैठते हो, डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क मतलब जिस पे आप कॉपी रखते हो, और बेंचेस जिस पे आप बैठते हो, वो worn स्मूथ मतलब कि वो थोड़ी सी डेप्रिशिएट हो चुकी है। डेप्रिशिएट एज इन, आप लोग को पता होगा कि वो उनका वैल्यू कम हो गया, क्योंकि इतने सालों से रखी तो वो फट गई होंगी, थम्ड होंगी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। हाँ, और वो बोल सकते हैं कि गार्डन में जो वॉलनट ट्री है वो टॉल हो गए हैं और बढ़ गए हैं, लंबे हो गए हैं। एंड द होपवाइन, होपवाइन एक तरह का क्रीपर होता है, ऐसा जैसे आपका मनी प्लांट होता है ना, वैसे ही होपवाइन होता है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने होपवाइन जो उन्होंने खुद से प्लांट करा था, खुद से उगाया था। ट्विन्ड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, जो आज ट्विन हो चुका है, मतलब जितना उन्होंने उगाया था उसका डबल हो चुका है। मतलब कि विंडो टू द रूफ, मतलब विंडो से वो रूफ तक पहुंच चुका है, छत तक, इतना लंबा हो गया है वो होपवाइन जो उन्होंने उगाया था। यही चीजें चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम सेम ही है। क्या क्या चेंज हुआ है फिर से देख लीजिए। चेंज हुआ है तो सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो कि वॉन स्मूथ हो गई है। वॉलनट ट्री जो है आपका वो अब बड़ा हो गया है। होपवाइन जो है वो जो उनने उगाया था, खुद से उगाया था, प्लांट करा था, वो ट्विन हो गया है, मतलब कि विंडो से रूफ तक पहुंच गया है, विंडो से छत तक पहुंच गया है, इतना बड़ा हो गया है। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना दिल टूटा होगा एम हेमिल का उस जगह को, 40 साल जहाँ से वो 40 साल से जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस जगह को छोड़ने में। पुअर मैन, to hear this sister moving about in the room above packing their trunks। अब एम हेमल की सिस्टर की आवाज आ रही थी ऊपर चलने की, कि वो पैक कर रहे हैं अपने ट्रंक्स, अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको दूसरे दिन कंट्री को लीव करना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट उनके पास, एम हेमल के पास वो करेज था। यहाँ पे सिस्टर लिखा है ना, तो शी होना चाहिए, यहाँ पे शी है कि ही है, आप लोग बताइएगा। बट शी हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और उनके पास एक करेज था कि वो सारे जितने भी लेसन है वो लास्ट तक पढ़े, क्योंकि अगर कोई चीज़ लास्ट होती है तो बहुत दुख होता है ना, कि यार नहीं प्लीज़ मत करो यार, मत सुना, मुझे नहीं सुनना। लेकिन वो करेज से करना कि नहीं ये लास्ट है, करके जाएंगे, वो कितनी बड़ी बात है। आफ्टर द राइटिंग, अब जब राइटिंग वाला पार्ट हो गया, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमारा फ्रेंच का हिस्ट्री लेसन होता है। एंड देन बेबीज चांटेड देयर, और हम सब लोग बेबीज, हम सब मतलब बेबीज पूरे बच्चों को बोला जा रहा है क्लास के, चाहे वो ओल्ड मैन हो चाहे सारे बच्चे हो। वी चांटेड बा बे बी बो बू, मतलब कि ये हिस्ट्री में बा बे बी बो फ्रेंच का कुछ वो था, तो वो चांट करते, चांट मतलब कि गाते हैं, चांट करना मतलब कि जपना। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles। पीछे देखा तो ओल्ड हाउसर ने अपना चश्मा पहन रखा था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने बोथ हैंड्स में उसने अपनी प्राइमरी फ्रेंच की बुक पकड़ रखी है। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उसे पढ़ते पढ़ते लेटर्स को रिसाइट कर रहा है, बोल रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वो रो रहा था बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी वॉइस जो थी वो टूट रही थी इमोशन की वजह से, ऐसे बा बे ऐसे वाला जो होता है ना, वो टूट रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, मतलब उसको देख के हंसी भी आ रही थी, फनी भी लग रहा था, बट दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग उसकी चीज़ पे हंसे, कि हम अपनी तकलीफ पे रोए, कि हम अब कभी भी अपना फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट,
कितने अच्छे से मुझे सब याद है। दैट लास्ट लेसन, वो लास्ट आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एकदम से 12 बज जाते हैं चर्च क्लॉक पे। स्ट्रक 12 मतलब कि एकदम सडनली 12 बज जाते हैं। देन द एंग्लिस मतलब कि चर्च में प्रेयर हो जाती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियंस, फिर उसके बाद प्रुशियंस मार्च करते आ रहे हैं, तो ट्रम्पेट्स होते हैं ना पॉप 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 वाले, वो उनकी आवाज आ रही है रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल से वापस आ रहे हैं, मार्च से वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर आर विंडोज, विंडोज से नीचे हमें साउंड आ रहा था उनका। एम हेमिल स्टूड अप, एम हेमिल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, पेल इन हिज चेयर मतलब उनका फेस पूरा मुरझाया हुआ है, पूरा मतलब बोल सकते हैं ना कि पेल है, पूरा मुरझा गया है, चेहरे का ग्लो, हंसी खुशी सब चला गया है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने आज तक उन्हें इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा था। वो ऐसे खड़े हैं क्योंकि नीचे उन्हें पता है कि प्रुशियन सोल्जर्स आ रहे हैं और उन्हें हटाने वाले स्कूल से और उनको जाना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे टॉल खड़े एकदम हेड हाई करके कि माय फ्रेंच, माय लैंग्वेज। तो वो पेट्रियाटिज्म वाला टॉल खड़े हैं, मतलब कि दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं अपनी हमारी कंट्री को हथियाने, लेकिन मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, वैसे वाला लुक सो टॉल। ठीक है, माई फ्रेंड सेड ही, आई उसके बाद एम हेमल कहते हैं माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। एंड ही, आई वो कहते हैं आई बट समथिंग चोक्ड हिम, बट कुछ चोक कर देता है उन्हें। होता है ना जब आपको रोना आ रहा होता है बट आप नहीं दिखाना चाहते हो कि आपको रोना आ रहा है, तो आप चुप हो जाते हो, आप बोलना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप रो दोगे। तो वही एम हेमल के साथ हो रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड पे मुड़ जाते हैं पीछे। टुक अ पीस ऑफ चौक उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, मतलब कि पूरा बियरिंग ऑन मतलब टेकिंग सपोर्ट विथ ऑल हिज माइट, मतलब पूरी पावर के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उनने बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, वो लिख के वो स्टॉप हो जाते हैं। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना जो हेड है वो वॉल के अगेंस्ट ऐसे पुट करते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू हिज विथ हिज हैंड, और एकदम से वो कुछ बिना बोले ऐसे जेस्चर करते हैं। जेस्चर मतलब एक्शन करते हैं कि जाओ, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो बोलते नहीं है, बस ऐसे करते हैं और बोलते हैं जाओ। ठीक है, और यहीं पे जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर। बड़ी इमोशनल स्टोरी है भाई, मैं जब भी इसे पढ़ाती हूँ तो मैं बड़े इमोशंस के साथ पढ़ाती हूँ, बिकॉज एक पेट्रियाटिज्म की भावना जो है, फीलिंग जो है वो आ जाती है, वो डेवलप हो जाती है। चलिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमिल। एम हेमिल हैज बीन डेडिकेटेड एंड पैशनेट टीचर। वो डेडिकेटेड कमिटेड टीचर थे, 40 साल से काम कर रहे थे, और पैशनेट टीचर थे ऑफ फ्रेंच। कितने सालों से? 40 इयर्स से एट द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ही इंस्टीट्यूशन में। एम हेमिल इज डिवोटेड टू हिज वर्क। एम हेमिल बहुत लॉयल है अपने काम को लेके, कभी भी उनने अपने काम को छोड़ा नहीं, या कभी भी उनने काम को लाइटली नहीं लिया। लाइटली लिया मतलब, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, राइट। and takes great pride in introducing his students to the French language and culture। और बहुत प्राइड के साथ, बहुत एटीट्यूड के साथ, वो प्राइड के साथ, गर्व के साथ बताते हैं अपने बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और कल्चरल के बारे में। ही कम्स अक्रॉस एज अ स्टर्न एनफोर्सर। एम हेमेल की पर्सनालिटी फ्रांस ने ऐसी दिखाई है कि वो कम्स अक्रॉस मतलब अपियर्स टू बी अ स्टर्न स्ट्रिक्ट इन्फोर्सर, मतलब कि डिक्टेटर, कि तुमको करना है तो करना है। मतलब बोलता है ना कि मैं डर रहा था कि मैंने पार्टिसिपल के रूल पढ़े नहीं थे इन दिस क्लासरूम में। बट ही ऑल्सो हैज़ अ शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर, बट उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। दैट ही यूजेस टू कीप स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड। वो यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट को इंटरेस्टेड रखने में, ताकि बच्चे बोर ना हो क्लास में। हिज कमिटमेंट टू द मदर टंग इज डेमॉन्स्ट्रेटेड। उनका कमिटमेंट मदर टंग से, फ्रेंच से, इज डिस्प्लेड, ये दिखाया जाता है व्हेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज नाउ अगेंस्ट द लॉ टू टीच फ्रेंच इन स्कूल। मतलब कि ये लॉ निकलने के बावजूद भी कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जा सकती फ्रेंच स्कूल अल्सेज और लॉरेन के स्कूल में, ही चूजेस टू कंडक्ट हिज फाइनल सेशन इन फ्रेंच। वो तब भी
लास्ट लेसन अपना कंडक्ट करते हैं, वो ऑर्डर निकलने के बावजूद भी वो डरते नहीं है, वो लास्ट लेसन कंडक्ट करते हैं डिस्पाइट द इन्फोर्समेंट ऑफ द जर्मन ऑर्डर्स। मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था, जर्मन ऑर्डर्स ने कह दिया था कि जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तब भी वो लास्ट लेसन कंटिन्यू करते हैं। हिज कैरेक्टर एम्बॉडीज द वैल्यूज ऑफ पेट्रियोटिज्म। इनकी कैरेक्टर में इनका कैरेक्टर कंटेन करता है, एम्बॉडी करता है पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, करेज मतलब साहस, एंड डेडिकेशन और टू वंस प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन की तरफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क। ठीक है। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो कैरेक्टर स्केच है, इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन अ स्मॉल टाउन इन अल्सेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। वो अल्सेज डिस्ट्रिक्ट में रहता है फ्रांस के, विच वॉज एनेक्स्ड बाय जर्मनी, जो कि ले लिया गया है, टेक ओवर कर लिया गया है जर्मनी के थ्रू इन द फ्रैंको प्रुशियन वॉर। किसमें? फ्रैंको प्रुशियन वॉर में। इज दैट फ्रांस इज अ टिपिकल यंग बॉय हु लाइक्स टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। फ्रांस हम जैसे बच्चों की तरह ही, जैसे पढ़ना नहीं पसंद, मतलब बचपन में, और अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, गो फिशिंग इन द रिवर, सार रिवर में फिशिंग करना बहुत पसंद है, स्लाइडिंग करना बहुत पसंद है, एंड डे ड्रीम, और डे ड्रीम करना पसंद है, मतलब दिन में सपने देखना पसंद है। ऑल्दो ही इज टैलेंटेड स्टूडेंट, बहुत टैलेंटेड है ऐसा नहीं है, हु इज कॉन्स्टेंटली ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, जिसको नई चीजें सीखने का बड़ा शौक है। जैसे कि भाई उसको ड्रिल करते हुए सोल्जर्स अच्छे लग रहे थे, है ना, ये सब चीजें उसे बहुत अच्छी लगती है। ही इज़ नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, बट उसे फ्रेंच सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फ्रांस इज शोन टू बी इग्नोरेंट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन। फ्रांस का ये भी एटीट्यूड दिखा है कि वो पॉलिटिकल टेंशन, जो पॉलिटिक्स होती थी, उससे बहुत दूर रहता था। क्योंकि जब आपने देखा बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी होती है, तो उसको क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि भाई क्या बैड न्यूज़ आई है, वो चुपचाप स्कूल के लिए निकल जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। between France and Germany to be naive knowing that the Germans are imposing their language, और इसी वजह से वो बहुत नाइव है। नाइव है मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत भोला सा है, भाला सा है। ठीक है। knowing that the Germans are imposing their language on the region, उसे पता चलता है कि जो जर्मन है वो इम्पोज करी जा रही है उसके रीजन में। ही इज हॉरिफाइड टू फाइंड दैट दिस विल बी हिज फाइनल फ्रेंच सेशन, और उसको बहुत डर लग जाता है कि उसका फाइनल फ्रेंच सेशन है। डिस्पाइट हिज इनिशियल डिसइंटरेस्ट, उसका इनिशियल डिसइंटरेस्ट के बावजूद भी, जो स्टार्टिंग में वो फ्रेंच को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसके बावजूद भी फ्रांस इवेंचुअली कम्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड वैल्यू ऑफ हिज मदर टंग। बाद में उसे उसकी वैल्यू होती है और ब्यूटी पता चलती है उसके मदर टंग की, फ्रेंच की, कि क्या इंपॉर्टेंस थी, एंड हैज अ प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ लॉस एज ही विटनेसेस। और उसे बहुत लॉस की, खोने की फीलिंग आती है जब उसे समझ में आता है कि उसका लास्ट लेसन है, इट्स डिसअपियरेंस, जब वो जा रही है, वैनिश हो रही है, डिसअपियर हो रही है। ही ऑल्सो डिवेलप्स अ लाइकिंग फॉर द टीचर एम हेमिल, और उसको एम हेमिल भी पसंद आने लगते हैं लास्ट लेसन वाले दिन। हु ही अर्लियर डिस्पाइज्ड, जिसको वो पहले बहुत हेट करता था कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े क्रैंकी हैं, चिड़चिड़े हैं। ठीक है। Now that they will not be taught French, France would wants to learn it. अब क्योंकि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वो नहीं सीख सकते फ्रेंच, तो अब फ्रांस को वो सीखनी है। ठीक है। अब थीम्स के बारे में बात करते हैं। तो थीम्स, इसकी 4 थीम्स है, बहुत सारे थीम्स है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बट ये 4 मेन मुद्दे हैं। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज, भाई आपकी कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज का छूट जाना, इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है। दिस थीम इज क्लियर व्हेन एम हेमिल अनाउंसेस, ये थीम क्लियर है जब एम हेमिल ने अनाउंस करा दैट इट्स द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, बिकॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन परमिट्स टीचिंग ओनली जर्मन इन एल्सेस एंड लॉरेन। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब सिर्फ परमिशन दी जाएगी तो जर्मन पढ़ाने की दी जाएगी एल्सेस और लॉरेन में। दिस मोमेंट हाईलाइट्स द इमोशनल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग वंस नेटिव लैंग्वेज। ये दिखाता है कि क्या प्रभाव पड़ता है जब आप अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज को लूज करते हो, एज एक्सपीरियंस्ड बाय फ्रांस एंड द विलेजर्स, जो कि फ्रांस और विलेजर्स और बाकी क्लासमेट्स और एम हेमिल ने फेस करा। ठीक है। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंज ऑन एवरीडेज लाइफ, कि भाई पॉलिटिकल चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे पड़ सकता है। बिग पॉलिटिकल इवेंट्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, लाइक द फ्रैंको प्रुशियन वॉर, जैसे कि फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुई थी, टेकिंग ओवर एल्सेस ऑन लॉरेन, एंड जैसे ही प्रुशिया ने टेक ओवर कर लिया, मतलब एनेक्स कर लिया किसको, अल्सेस और लॉरेन को, चेंज हाउ विलेजर्स लिव्ड, ये चेंज कर देता है कि विलेजर्स कैसे जीते थे।
स्पेशली इन स्कूल्स में भाई विलेजर्स ने कभी पढ़ा ही नहीं था फ्रेंच, और उस दिन वो पढ़ रहे हैं फ्रेंच। व्हेन फ्रांस फाउंड आउट हिज लेसन वर एंडिंग, फ्रांस को पता चलता उसके लेसन्स खत्म होने वाले हैं, ही फाइनली अंडरस्टूड हाउ इंपॉर्टेंट दे वर, उसे समझ में आते कि कितने इंपॉर्टेंट थे वो लेसन्स। दिस शोज दैट बिग डिसीजंस बाय लीडर्स कैन रियली इफेक्ट पीपल्स पर्सनल लाइफ। इससे समझ में आता है कि जो बिग डिसीजन होते हैं लीडर्स के, वो लोगों पे कितना बड़ा इफेक्ट छोड़ सकते हैं, और वो भी इमोशनल इफेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड रिग्रेट ओवर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में भी बात हुई है कि भाई एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और बाद में आप नहीं तो आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, जो आप अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आई थी उसको खो देने का रिग्रेट करो। ठीक है, हो जाता है ना कभी कभी, हम लोग पहले तो लाइटली ले लेते पढ़ाई को, फिर बाद में जब एग्जाम आता है तब सोचते हैं यार पढ़ लेते, जैसे एक दिन पहले पढ़ रहे हैं ना रात में, वैसे ही हम लोग शायद अगर पूरे साल पढ़ लेते तो टॉप करते। ये वाली जो फीलिंग होती है। फ्रांस फील सॉरी फॉर नॉट केयरिंग अबाउट हिज स्टडीज बिफोर, फ्रांस बहुत बुरा फील करता है किस बारे में, कि यार उसने ना अपनी स्टडीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही रियलाइजेज दैट टू लेट, वो बहुत लेट रियलाइज करता है दैट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये स्टोरी रिमाइंड्स अस टू वैल्यू आवर एजुकेशन, और इससे हमें अपनी एजुकेशन को बहुत वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, रेजिस्टेंस मतलब कि खुद को रोकना, और रेजिलियंस मतलब कि टफनेस। जैसे एम हेमल जो थे वो रेजिस्ट कर रहे थे अपने इमोशंस, लास्ट में वो ऐसे हो जाते हैं और वो ऐसे करते हैं ना, अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर रहे थे और टफ थे एकदम, मतलब स्ट्रॉन्ग बने हुए थे, रोए नहीं। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, कब रेजिस्टेंस और रेजिलियंस मतलब कि कब होना, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जब प्रॉब्लम्स होती है, एडवर्सिटी होती है, दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, उस टाइम पे अपना टफ एटीट्यूड दिखाना। एम हेमल रोड वाई ला फ्रांस, एम हेमल ने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग देयर लास्ट क्लास। ठीक है, ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग देयर लास्ट क्लास, अपनी लास्ट क्लास में उन्होंने ये लिखा। ही एक्टेड ब्रेवली, और बहुत ब्रेवली उन्होंने एक्ट करा, शोइंग ही वुडंट गिव अप हिज कल्चर, ये दिख रहा था कि वो अपने कल्चर पे तब भी गिव अप नहीं करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वो शहर जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, इवन व्हेन थिंग्स वर टफ, जब थिंग्स बहुत ज़्यादा टफ थी तब भी। दिस वॉज हिज वे ऑफ क्वाइटली स्टैंडिंग अप टू दोज इन कंट्रोल, ये उनका वे था, ये उनका तरीका था उनके अगेंस्ट स्टैंड करने का, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कि उनको बताना कि हम आपसे डरते नहीं हैं। जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जो प्रुशियन सोल्जर्स है, जो प्रुशिया है, वो आपको कंट्रोल करे कि आप ये नहीं कर सकते, अब आप जर्मन बोलोगे, तो उनके अगेंस्ट स्टैंड करने का ये तरीका था एमएमएल का, कि चुपचाप रह के, टफनेस दिखा के, बिना डरे चुपचाप वहाँ से निकल के और अपनी लैंग्वेज को होल्ड ऑन करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वो डरे नहीं। ठीक है, ये आपके लिए समरी है, और ऐसे 5 वर्ड्स जो आपने आज के सेशन में सीखे हैं और आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में से यूज करोगे, मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल बी हैप्पी अगर आप सच में उसको यूज़ करोगे, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और अपने आंसर्स में भी उसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड सी यू। एंड आई होप आपको स्टोरी बड़ी इमोशनल और बड़ी अच्छी लगी होगी। हालांकि मैं स्टोरी को पढ़ती अपने साइड से हूँ, बिकॉज मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मेरे को ना एक पेट्रियाटिज्म की फीलिंग आती है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट फीडबैक। मैं सबके फीडबैक देखती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय 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 बाय।